ये प्रोसेस हर दिन चलता रहता है। आप ये फील्ड में आने से पहले शुरू होता है, आप ये फील्ड में आने के बाद में भी ये चालू रहता है। हर दिन आप ऑन द जॉब आप सीखते रहते हो। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका तीसरे पार्ट में ऑटोमोटिव जर्नलिज्म के ऊपर। जो पहला पार्ट था उसमें हमने ऑटोमोटिव जर्नलिज्म एज अ फील्ड का ओवरव्यू दिया था। सेकंड पार्ट में हमने एक ऑटोमोटिव जर्नलिस्ट को टेक्निकली क्यों साउंड होना चाहिए इसके बारे में बताया था। टेक्निकल नॉलेज क्यों होनी चाहिए, क्या उसको इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ही आना चाहिए। तो काफ़ी लोगों ने प्रश्न किया हमें कि क्या अगर हम इंजीनियरिंग करते हैं तो ही इस फील्ड में आए, क्या अगर हमको गाड़ियाँ पसंद है, एक डीप इंटरेस्ट है, हम पैशनेट हैं गाड़ियों के बारे में, तो क्या हम इस फील्ड में नहीं आ सकते। तो इनके लिए ये पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट देखना। उन्हीं के लिए ये चीज़ें बनाया गया जो इंजीनियरिंग फील्ड से इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो। आप नेसेसरी नॉलेज जो है वो कैसे एक्वायर। पहली बात तो टेक्निकल नॉलेज कोई ऑप्शन नहीं है, तो टेक्निकल नॉलेज आपको तो हासिल करना ही होगा। इसके लिए यू कैन गो आउट एंड बाय बुक्स ऑन ऑटोमोबाइल्स। ये तो अंडरस्टूड है कि ऑटो मैगजीन्स आप पढ़ते हैं, अगर नहीं लेते तो आपने रेगुलरली लेना ज़रूरी है। ये कॉस्टली हॉबी है, मगर फ्रेंड्स में शेयर करें या एक ग्रुप मिलके आप एक मैगज़ीन ले, टर्न बाय टर्न उसको पढ़ें, तो ये आप ज़रूर कर सकते हैं। इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपकी लाइब्रेरी में ऑटो मैगज़ीन्स आने के लिए आप कोशिश कर सकते हैं। लाइब्रेरियन को बोल सकते हैं या आपके प्रिंसिपल को आप बोल सकते हैं कि ऑटो मैगज़ीन्स पढ़नी है, तो आप क्या प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप उनको रेकमेंड कर सकते हैं कौन सी मैगज़ीन्स आपको लगती है कि वैल्यूएबल है। जैसे हर एक घर में एक गाड़ी या एक मोटरसाइकिल, तो एक करने का तरीका ये हो सकता है कि आप ओनर्स मैनुअल जो होता है गाड़ी का, उसको आप लें, उसको पढ़ें। उसमें काफ़ी सारी एक्सप्लेनेशन दी होती है, तो उससे आपको आइडिया आती है कि ओके हाउ डज़ अ व्हीकल वर्क, ऑटो के वर्किंग के बारे में उसमें दिया होता है और क्या टिप्स होते हैं, प्रिकॉशंस होते हैं, ट्रबल शूटिंग गाइड होता है। ऑटो की किताबें ले सकते हैं, पढ़। पुरानी मार्केट में जाइए, नए मार्केट में जाइए, अगर कोई किताब आपको सिंपल लगती है तो वो ज़रूर लीजिए। डोंट गेट इनटू टू मेनी टेक्निकल स्टफ एट अ टाइम। अभी जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो लोग हैं उनको अगर बोलूँ कि ओके सॉम की किताब या टॉम की किताब, थ्योरी ऑफ मशीन्स, उसकी किताब आप पढ़। अगर नॉन इंजीनियरिंग फील्ड से अगर किसी को मैं बताऊं कि ओके ये किताबें आप पढ़ें, तो उनके लिए ये ओवर द हेड होगा, उनको समझ में नहीं आएगा या तो बहुत दिक्कत होगी उसको पढ़ने के लिए। तो दैट इज हाउ नॉलेज शुड बी एक्वायर्ड। ये फील्ड को नज़र में रखते हुए आई वुड रिकमेंड कि जो मैकेनिकल्स आर ईजीली एक्सप्लेन, जहाँ पे वो सहज तरीके से वो एक्सप्लेन किए गए हैं, ऐसी किताबें भी हैं जिसमें कि स्कीमेटिक्स है, डायग्राम्स हैं, जो कि तो ऐसी किताबें देखिए। इंटरनेट एक बढ़िया माध्यम है, क्योंकि मैंने करियर की शुरुआत इंटरनेट से की, तो किताबों के ऊपर हमारा स्ट्रेस हमेशा ज़्यादा रहता था। मगर अभी आपके सेवा में इंटरनेट है, तो आप इंटरनेट का बहुत सिग्निफिकेंट आप यूज़ कर सकते हो, उसका बहुत नॉलेज को गेन करने में, नॉलेज को एक्वायर करने में। तो उसको उसके ऊपर जाइए। आपको अगर इंटरनेट पे ओनर्स मैनुअल अगर उसकी PDF मिलती है तो बहुत अच्छे। टॉप मैनुअल्स एक बहुत अहम चीज़ है। आप अगर उसको हासिल करते हो, यूजुअली डीलर्स के पास होते हैं, वर्कशॉप्स में कंपनी अपने डीलर्स को सिर्फ देती है। वो सब ये मार्केट से नॉन रेलिवेंट जो ऑटोमोबाइल्स हैं उनकी वर्कशॉप मैनुअल आपको मिले, तो वो अगर इंटरनेट पे आपको PDF फॉर्म में मिले तो आप ज़रूर उसको हासिल कीजिए। उससे आपको आइडिया होगी, उससे भी टेक्निकल नॉलेज आपको मिलेगी। ख्याल रखिए कि आप कोई वायरस को उसके साथ में ना उठा लें आपके PC में या आपके स्मार्टफोन में। तो कई ऐसी साइट्स है जो कि साथ में वायरस भी भेजती हैं। अगर आप सक्सेसफुली उसको एक्वायर कर सकते हैं PDFs को वर्कशॉप मैनुअल के, तो ये एक बड़ा योगदान आपको मिलेगा इसका नॉलेज एक्विजिशन में। YouTube के वीडियोस आप जाके देख सकते हो। YouTube बहुत अच्छा नॉलेज एक्विजिशन का माध्यम बना है। वहाँ पे काफ़ी सारे वर्कशॉप चलाने वाले हैं, वर्कशॉप ओनर्स हैं, मैकेनिक्स हैं, जो कि बहुत अच्छी टेक्निकल नॉलेज वहाँ पे इम्पार्ट कर रहे हैं। उनका तरीका क्रूड हो सकता है, अलग हो सकता है, मगर उनसे जो नॉलेज आप एक्वायर कर सकते हो वो काफ़ी वैल्यूएबल होगा। ज़रूर उनकी वीडियोस देखें। उसके आगे चल के आपको नॉलेज एक्विजिशन के लिए आपके करीबी जो वर्कशॉप्स हैं, ऑटोमोटिव वर्कशॉप्स हैं, उनके ओनर्स को, उनके मैकेनिक्स को आप थोड़ा बिफ्रेंड कर लीजिए, उनसे दोस्ती कीजिए। वो आपको काफ़ी चीज़ें वो आपको बताएंगे। अगर उनको आप कॉन्फिडेंस में लो तो वो आपको इन्फॉर्मेशन, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन वो आपको देंगे। वो आपको पार्ट्स बताएंगे कि उसको अल्टरनेटर कहते हैं या इसको स्टार्टर कहते हैं या इसको कार्बोरेटर कहते हैं या इसको फ्यूल इंजेक्टर कहते हैं या इसको ECU कहते हैं। तो
या इसको शॉक एब्सॉर्बर कहते हैं, इसको कॉइल स्प्रिंग कहते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें नॉलेज एक्विजिशन के लिए, आपकी टर्मिनोलॉजी आपको पक्का बनाने के लिए, उसको एक दिशा देने के लिए, ये जो आपके करीबी जो वर्कशॉप्स हैं, ऑटोमोबाइल के वर्कशॉप्स हैं, रिपेयर वर्कशॉप्स हैं, वहाँ पे आप ज़रूर जाया कीजिएगा। व्हीलर के वर्कशॉप्स हैं, 4 व्हीलर के वर्कशॉप्स हैं, इवन हेवी व्हीकल के वर्कशॉप्स हैं, उसमें जाने में कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। उनको आपका इरादा अगर आप बताएं, उनको कॉन्फिडेंस मिले, तो वो ज़रूर आपको आगे बढ़ के वो आपको मदद करेंगे। आपको एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए भी आप उनके पास जा सकते हो। अगर उससे आपको टूल्स का पता चलेगा कि कौन सा स्पैनर कैसे यूज़ होता है, टॉक रेंज कहाँ यूज़ होता है, तो ये चीज़ें भी आपके नॉलेज में ऐड होगी। ऐसा नहीं समझिए कि ये आपका वक्त ज़ाया हो रहा है, आपको इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं आगे चल के तो होगा ही। भले ही आप इस फील्ड में भी नहीं आओ, आप इस फील्ड में आने में सक्सीड ना हो, फिर भी ज़िंदगी में आपको इसका यूज़ होना ही है। ऑटोमोटिव जर्नलिज्म में आने के लिए जो नॉलेज एक्विजिशन आपको उसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा, काफ़ी परसीव करना होगा। ये आसानी से होने वाली बात नहीं है। तो वैसे तो ज़िंदगी में कुछ भी आसानी से नहीं होता है, ये कोई एक्सेप्शन नहीं है। आप कंपोनेंट्स के बारे में पढ़िए और जानकारी लीजिए। आप पास में आपके जो वर्कशॉप्स है उसमें अगर आप जाते रहें तो आपको कंपोनेंट्स के बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कि घर में कोई गाड़ी है तो उसका हेडलाइट कौन सी कंपनी का बना हुआ है, या उसकी विंडशील्ड जो है वो कौन से कंपनी की बनी हुई है, ये आप देख सकते हो। उसके टायर जो है वो कौन से ब्रांड के हैं, तो इससे आपको पता चलेगा वो टायर की साइज़ क्या है, उसके एस्पेक्ट रेशियो क्या है, तो ये भी आपको पता चलेगा। कल को आप अगर इस फील्ड में आते हो और कल को आपको टायर के ऊपर अगर आर्टिकल करना है, ये करना है, तो या आपको डॉक्यूमेंट्री उसके ऊपर करनी है, तो आपको टायर्स के बारे में मालूम बहुत ज़रूरी है। तो टायर्स के बारे में जो नॉलेज एक्विजिशन की शुरुआत होती है वो टायर साइज से, उसमें एस्पेक्ट रेशियो होता है, कॉन्टैक्ट पैच होता है, विड्थ ऑफ द टायर होता है, डायमीटर ऑफ द टायर होता है, वो व्हील डिस्क में बैठ सकता है, कौन सी व्हील डिस्क में नहीं बैठ सकता। क्या पुरानी गाड़ियों की जो स्टील डिस्क होती थी उसमें शायद आज के रेडियल टायर नहीं बैठे क्योंकि वो ट्यूबलेस होते हैं। तो पहले नायलॉन प्लाई टायर्स होते थे, नायलॉन प्लाई टायर्स और रेडियल, आज के जो रेडियल टायर्स है उसमें क्या फ़र्क है, ट्यूब टाइप रेडियल में, ट्यूबलेस रेडियल में क्या फ़र्क है, ये सब नॉलेज की बातें हैं। तो ये नॉलेज एक्विजिशन आपको करना ज़रूरी है, क्योंकि कल को जाके आप गाड़ियों के बारे में जब बात करोगे तो ये ज़रूरी होगा आपके लिए। कंपोनेंट्स के बारे में पता करना बहुत ज़रूरी है, एंड यू हैव टू डू इट विद पेशेंस एंड परसिवरेंस। उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप देखो और तुरंत आपको नॉलेज मिले। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, जितना वक्त आप उसमें इन्वेस्ट करोगे उतना आपका फ़ायदा इस फील्ड में आने के बाद में या इस फील्ड में आने के लिए होगा। आपको दो तरफ नॉलेज एक्वायर करना होगा। ऑटोमोबाइल्स को लेके, ऑटोमोबाइल्स बनती कैसी हैं, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ होती है, मैन्युफैक्चरिंग की जो सप्लाई चेन होती है, उसके बारे में आपको पता करना होगा। दूसरी स्ट्रीम जो होती है वो बिज़नेस स्ट्रीम होती है कि हाउ डू द इकोनॉमिक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वर्क। मैं एक आपको एग्जांपल दूंगा कि हेनरी फोर्ड ने जब गाड़ियों की, फोर्ड मॉडल टी की मास प्रोडक्शन जब शुरू करी, पहली दफ़ा यूँ था कि गाड़ियाँ आज जैसे मास प्रोड्यूस होती है वो उसका प्रयत्न या उसकी शुरुआत वहीं से हुई थी। तो हेनरी फोर्ड ने देखा कि घड़ी बनाने वाले जो वो एक मास प्रोडक्शन की मेथड यूज़ करते थे, तो उसी को हेनरी फोर्ड ने गाड़ियाँ बनाने के लिए डुप्लीकेट किया। उसमें से उनको एक तरीका मिला कि मास प्रोडक्शन गाड़ियों का कैसा करें, क्योंकि उसके पहले गाड़ियाँ हैंडक्राफ्ट हुआ कर, एक गाड़ी बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता था और उसकी कीमत भी ज़्यादा होती थी। तो हेनरी फोर्ड ने एक राह दिखाई, एक इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज करी, एक इंडस्ट्री को दिशा दी, मास प्रोडक्ट्स कार्स कैसे बनाए जा सकते हैं। ऐसे जो ट्रांसफॉर्मेशंस इंडस्ट्री में होते गए उसके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। कुछ कंपनियाँ बंद होते होते फ्लरिश हुई, जैसे अगर आप क्राइसलर की हिस्ट्री देखो तो ये एक समय में ये कंपनी बंद होने के कगार पे थी, और फिर ली इकोका जैसे जो लीडर्स हैं उन्होंने उस कंपनी को वापस टर्न अराउंड किया, गवर्नमेंट की मदद से उस कंपनी को वापस पटरी पे लाया, उनकी गाड़ियाँ अच्छे से बिकने लगी, उनकी डिमांड बढ़ी। तो ऐसे भी किस्से हैं जिसका नॉलेज आपको होना ज़रूरी है। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कैसे चलती है, गाड़ियाँ उसमें कैसी बनती हैं, प्रोडक्शन लाइंस कैसे होते हैं, उनकी लेआउट क्या होती है, ये सब जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं उनको शायद इसके बारे में मालूम होगा कि
लाइन लेआउट होता है, तो ये लाइन लेआउट क्या है, तो ये एक नॉलेज का ये डिपार्टमेंट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए है, क्योंकि आपको फिर पता चलेगा कि ओके हाउ डज़ द प्रोडक्शन सिस्टम वर्क। अगर टोयोटा की जो प्रोडक्शन सिस्टम है दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड, TPS उसको बोलते हैं, तो ये TPS क्या है, TPM क्या है, ये प्रोसेसेस क्या है, TQM प्रोसेस क्या है। काइजन एक मैन्युफैक्चरिंग में प्रोसेस है जो कि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की प्रोसेस है। सिक्स सिग्मा जो जैसे प्रोसेस, इन सब के यूज़ से अच्छी गाड़ियाँ बनती। आज ख़राब गाड़ी आपको मार्केट में कोई नहीं दिखेगी, तो क्यों नहीं दिखेगी? तो ये सारे प्रोसेसेस वो गाड़ियाँ बनाने के पीछे होते हैं। तो आपको ये इन प्रोसेसेस के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। आप पे आपको कोई मैन्युफैक्चरर लेके जाता है कि भाई मेरी गाड़ी, ये गाड़ी मैंने लॉन्च करी है, ये देखिए ये ऐसे बनती है, तो ये प्रोसेसेस का मालूम होना आपको ज़रूरी है, क्योंकि कल को वो आकर आपको जाके बोलता है कि ये मेरा क्वालिटी गेट है, यहाँ पे TQM ऐसा प्रैक्टिस किया जाता है, यहाँ पे काइजन ऐसा प्रैक्टिस किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोसेसेस क्या है, ना कि उनको पूछने की ज़रूरत पड़े कि ओके आप जो बोल रहे हो हमारे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज़ एक्सप्लेन करिए। तो हो सकता है उसके पास समय नहीं हो ये सब एक्सप्लेन करने के लिए। आप जब बिज़नेस स्ट्रीम की नॉलेज एक्वायर कर रहे हो तो सेल और परचेस ऑफ व्हीकल्स कैसे होते हैं देखना पड़ता है। आपको ये भी देखना पड़ता है उसकी फाइनेंसिंग कैसी होती है। आपको यूज्ड मार्केट के जो डायनेमिक्स है वो भी पता होना ज़रूरी है, क्योंकि नए गाड़ियों का जितना बिज़नेस नहीं होता उससे कई ज़्यादा यूज्ड व्हीकल्स का बिज़नेस होता है, क्योंकि यूज्ड व्हीकल्स कई लोगों के लिए वैल्यू प्रेजेंट करते हैं। आप शायद ही नई मर्सिडीज़ नहीं ले पाओ तो सेकेंड हैंड मर्सिडीज़ आपको शायद ज़्यादा अपील करें। मेंटेनेंस के बारे में नॉलेज एक्विजिशन बहुत ज़रूरी है इस फील्ड में, क्योंकि मेंटेनेंस एक बहुत बड़ी फैक्टर साबित हो रहा है आज की ऑटो फील्ड में। गाड़ी लेना आसान है, उसको मेंटेन करना मुश्किल हो रहा है। AMC का ज़माना आया है। AMC इज़ एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट से आप कंप्यूटर लेते हो उसके ऊपर AMC लेते हो या एक्सटेंडेड वारंटी लेते हो। अब 1 साल की वारंटी आती है, कंपनी थोड़ा ज़्यादा पेमेंट करके और उसकी वारंटी एक्सटेंड करके 1 साल से या 2 साल से या 3 साल से। तो ऐसे ही कुछ गाड़ियों में भी हो रहा है, क्योंकि लोगों को समय कम है, पीस ऑफ माइंड जरूरी है। तो ये सब डायनामिक्स आपको एज पार्ट ऑफ योर नॉलेज एक्विजिशन ड्राइव आपको ये लेना ज़रूरी है। इसके लिए जैसे मैंने कहा पेशेंस, परसिवरेंस की बहुत ज़रूरत है। आप कभी ना समझे कि ये प्रोसेस ख़त्म हुआ है, ये प्रोसेस हर दिन चलता रहता है। आप ये फील्ड में आने से पहले शुरू होता है, आप ये फील्ड में आने के बाद में भी ये चालू रहता है। हर दिन आप ऑन द जॉब आप सीखते रहते हो। ये खासियत है इस फील्ड की कि अगर आप ऑटोमोटिव जर्नलिस्ट बन के इस फील्ड में अगर एंटर करते हो या आप बनते भी हो, तो एक नॉलेज एक्विजिशन आपकी हर दिन शुरू रहती है। हो सकता है कई चीज़ें आज भी पता नहीं है, तो एज ए ऑटो जर्नलिस्ट मुझे हो सकता है कल मैं इसके बारे में पता करूं या पता चले मुझे, या ये नॉलेज एक्विजिशन का प्रोसेस कंटिन्यूस शुरू रहता है। बिजनेस साइड, टेक्निकल साइड, ये नॉलेज एक्विजिशन शुरू ही रहता है, क्योंकि डायनामिक्स इंडस्ट्री के चेंज होते रहते हैं हमेशा। 10 साल आप पीछे मुड़ के अगर देखो तो बहुत चेंज हुई है ये इंडस्ट्री। और आज की जो सिचुएशन है, कोविड सिचुएशन है, उसको आप अगर मद्देनज़र रखते हो तो ये इंडस्ट्री और ये गए 3 महीने में तो और भी ज़्यादा चेंज हुई है, और इसके बाद में भी इसमें बहुत चेंजेस आने वाले हैं ऑन अ ग्लोबल लेवल, क्योंकि सप्लाई चेन्स में फ़र्क हुआ है, मैन्युफैक्चरर्स के ऑपरेशंस में फ़र्क हुआ है। कई मैन्युफैक्चरर्स वापस अपने घर लौट के उनकी जो स्ट्रैटेजी, बिजनेस स्ट्रैटेजी है, उनकी ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी, उसमें उन्होंने बदलाव लाया, एक फंडामेंटल बदलाव लाया। एक ऐसे भी कुछ फैक्टर्स हैं जिनको आपको कंसिडर करना पड़ता है कि ये पैंडेमिक अगर आया तो इसकी वजह से ये इंडस्ट्री पे क्या इसका इफेक्ट हुआ है, सेल्स ऑफ व्हीकल्स के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ है, इसका आफ्टर मार्केट साइड पे डीलर्स पे क्या इफेक्ट हुआ है, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स पे क्या इफेक्ट हुआ है। तो ये सब डायनामिक्स आपको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये आपको पता होगा तो आप व्हीकल्स के बारे में लिख पाओगे। आप आगे इस किस राह पे चलने वाली ये इंडस्ट्री है तो ये आप एंटिसिपेट कर पाओगे, क्योंकि जर्नलिस्ट का काम नहीं होता कि हिस्ट्री को समझो, प्रेजेंट के ऊपर ध्यान रखो और फ्यूचर को एंटिसिपेट करो। आप अगर कोई गाड़ी या बाइक रिव्यू कर रहे हो तो कोई ग्राहक जो आपको देख रहा है वो परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस, फ्यूल एफिशिएंसी, इसके अलावा कल को अगर ये ख़रीदने के बाद में इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होगी, ये कितने सालों के लिए उसको काम में आएगी, इसकी लाइफ क्या होगी, ये सब चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देता है। क्योंकि आज अगर आप देखो तो पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरह से चेंज हो रहे हैं एवरी डे, हर दिन जिस तरह से चेंज हो रहे हैं,
उस तरह से ये ज़रूरी है कि ये भी डायनामिक्स आप जानो कि यू हैव नॉलेज अबाउट द फ्यूल स्ट्रैटेजी, द डायनामिक्स ऑफ द फ्यूल इंडस्ट्री। तो ये नॉलेज एक्विजिशन का भी एक पार्ट है। दूसरा पार्ट है कि आप जो मेंटेनेंस पार्ट ऑफ द व्हीकल होता है, जो आफ्टर सेल्स जिसको कहते हैं कि एक बार गाड़ी बेचने के बाद में क्या जो साइकिल शुरू होता है गाड़ी को स्क्रैप करने तक, उसके बारे में आप जाने। रूल्स एंड रेगुलेशंस, इंश्योरेंस, ये सब चीज़ें भी बहुत डायनेमिक होती है। रूल्स चेंज होते हैं, स्टेट टू स्टेट रूल्स चेंज होते हैं, स्टेट टू आरटीओ रूल्स चेंज होते हैं या डायनेमिक्स चेंज होते हैं। तो ये जानना ज़रूरी है। इंश्योरेंस के बारे में जानना। नॉलेज एक्विजिशन ये फील्ड में आने के लिए एक बहुत वाइड लेवल पे आपको करना पड़ेगा। एक्साइटिंग होगा, इससे बहुत फ़ायदा होगा आपको। हमारे साथ में बने रहने के लिए शुक्रिया। और एक नया विषय लेके हम अगली बार आएंगे आपके सामने पार्ट 4 में। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।